बैंकिंग अवेयरनेस एक सेक्शन है जो पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका क्लरिकल एग्जाम्स में, पीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से नॉलेज आपको चाहिए, इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चंस। इसके अलावा ये आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमी को भी समझने में आपकी हेल्प करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज। तो देखते हैं आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं, समझते हैं व्हाट इज बैंकिंग। सो एक टर्म है बैंक। तो ये बैंक क्या है और ये कहां से डेराइव हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले बैंक में 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास इटली में एक वर्ड होता था बैंको, जिसका मतलब था सिंपली बैंक वाज डेराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म बैंको। बैंक इसी टर्म से बना है, इस बैंको से बैंक डेराइव हुआ है। इस बैंको का मतलब होता था बेंच पे बैठ के मुद्राओं का आदान प्रदान करना, टू एक्सचेंज करेंसी सिटिंग ऑन द बेंच एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसीज। मतलब आप पर्टिकुलर कुछ बिजनेसमैन वगैरह करेंसीज तो पहले आप जानते थे स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं होती थी। तो एक्सचेंज पर्पस के लिए मुद्राओं का यूज होता है और लोग बैठ के बेंचों पे बैठ के मुद्राओं का आदान प्रदान करते थे। तो उस पर्टिकुलर टर्म को, बेंचों को, वहां से टर्म दे रहा हुआ बैंकों, और उस बैंकों से बना ये बैंक शब्द। तो सिंपली आज के डेट में बैंक का रेलेवेंस क्या है, आज के डेट में जो बैंकिंग का डेफिनेशन है, दैट इज बैंकिंग इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंस से रिलेटेड एक संस्था है जो क्या करती है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। दिस इज फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। बैंक के दो मेजर टास्क हैं, दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक को पैसा देती है। दिस इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये एक फाइनेंस से रिलेटेड बॉडी है जो पब्लिक से पैसा लेती है पब्लिक को पैसा देने के लिए। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो आपको बैंक का बेसिक समझ में आ गया और स्टार्टिंग से बहुत सारे बैंक्स काम कर रहे हैं। भारत में बैंकिंग की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, लेकिन एक जो नाम है बैंक का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वहां से इसे बोला जाता है भारत का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और आज आप देखते हैं कि बहुत सारे बैंक खुल चुके हैं, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, एक्सचेंज बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो जनरली ये सबसे ओल्डेस्ट बैंक माना जाता है इंडिया का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक थे। अभी जो सबसे बड़ा बैंक है भारत का जो माना जाता है इन टर्म्स ऑफ, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक बना कब था? ये बैंक 3 बैंकों के एसोसिएशन से बना था। दैट वाज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक से मिलके एसोसिएट करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल, जिसको कि बैंक ऑफ कोलकाता भी बोलते थे, इसका पुराना नाम बैंक ऑफ कोलकाता था, सो उसको बाद में चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को यूनाइटेड करके, एसोसिएट करके एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये तीनों बैंक अलग अलग थे पहले और इसको यूनाइट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये 1921 में हुआ था और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज कर किया गया और उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 95 वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका जो सिंपल एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया वो हो गया 1955। तो आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को एसोसिएशन से बना था और ये 1921 में तीनों का एसोसिएट नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज करने के बाद बोला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है। और इसके साथ बहुत सारे एसोसिएट बैंक्स भी हैं, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड ऑल द बैंक्स एसोसिएटेड विद दैट। इसके अलावा भारत में 21 नेशनलाइज बैंक काम कर रहे हैं फिलहाल
20 नेशनलाइज बैंक और आईडीबीआई भी अब एक नेशनलाइज संस्था है बैंकिंग से रिलेटेड। तो 21 और इसके अलावा स्टेट बैंक एंड स्टेट बैंक ग्रुप जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक का क्या मीनिंग होता है? द पर्टिकुलर बैंक इन विच गवर्नमेंट स्टेक इज मोर देन 50%। जिस पर्टिकुलर बैंक में गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है, दैट इज नेशनलाइज बैंक। तो ऐसे नेशनलाइज बैंकों की संख्या अभी 21 और प्लस स्टेट बैंक ग्रुप। स्टेट बैंक ग्रुप पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के ग्रुप से बाहर है। स्टेट बैंक एक अपना अलग मतलब जो संस्था है स्टेट बैंक की वो अलग चलती है। तो मैं बात कर रहा था बैंकिंग की शुरुआत के बारे में। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ भारत में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सारे बैंक 1805 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। उस समय भी बहुत सारे बैंक खोले गए थे, अंग्रेजों के विरोध में स्वदेशी बैंक खोले गए थे। तो वो बैंक धीरे धीरे कुछ रीनेम हुए, कुछ किसी के साथ एसोसिएट हुए, और ये सब आगे हम देखेंगे कि कैसे कौन से बैंक एसोसिएट हुए, रीनेम होने के बाद क्या हुआ, क्या फंक्शंस फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल मैंने बोला बैंक क्या करती है, दो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को और लेंड करती है मनी उधार देती है। तो सिंपली बैंक्स परफॉर्म जनरली टू फंक्शंस। दो फंक्शंस क्या है बैंकिंग के? टू टेक मनी एंड टू गिव मनी। जनरली बैंक दो फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टार्टिंग में अब बैंक यदि कोई खुलने वाला होता है तो उसको आरबीआई के पास कुछ पर्टिकुलर कैश अमाउंट में और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जमा करना होता है। उसके बाद जब बैंक को लाइसेंस मिलता है तो वो फिर पब्लिक से पैसे ले सकती है, पब्लिक को इंटरेस्ट रेट देती है और पब्लिक को लोन देती है, तो उनसे इंटरेस्ट रेट लेती है और उनके साथ बैंकिंग की जो ऑपरेशंस हैं वो जारी रहते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि बैंक की दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू गिव मनी एंड टू टेक मनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। किसी के ऑन बिहाफ ऑफ आपके जो कस्टमर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बिहाफ ऑफ में टैक्स पे करना, एडवाइजरी का काम करना, लॉकर फैसिलिटी और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि बैंकिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है और क्या रिलीवेंस है। इसके अलावा बैंक में रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसका क्या यूज है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, हमारी इकोनॉमी को कैसे ये प्रभावित करती है। तो इसके बारे में आने वाले सेशंस में देखेंगे। दिस इज ए क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको पता होगा जो अभी नेशनलाइज बैंक्स हैं वो सबसे ज्यादा हायरिंग चल रही है उनके द्वारा। जैसे कि आईबीपीएस जो एक संस्था मैंने स्टार्टिंग में बताया वो हायर कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए 1980 और 1969 दो ऐसे वर्ष थे जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था क्रमशः, और 6 बैंकों का। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, राष्ट्रीयकृत हुए थे, और 1980 में फिर से 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो टोटल नेशनलाइज बैंकों की संख्या हो गई 20, और अभी एक आईडीबीआई भी उनमें जुड़ा हुआ है। तो अभी टोटल 21 नेशनलाइज बैंक हैं जो कि फिलहाल हायर कर रहे हैं। आईबीपीएस के थ्रू ये कंपनी हायर करती है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन बीइंग आस्क्ड इन आईबीपीएस। आईबीपीएस के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसके अलावा जब आप रिटन क्रैक कर लेते हैं तो इंटरव्यूज में आपको बैंकिंग से रिलेटेड, इफ यू आर गोइंग फॉर पीओ और क्लरिकल एग्जाम, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आने वाले सेशंस में देखते हैं किस टाइप से इस पर्टिकुलर सेशंस में क्या क्या टर्म्स हैं, उसका कैसे यूज होता है और उनके बारे में समझते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने प्रकार के हमारे कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं, किस किस टाइप्स के बैंक हैं और उनके एग्जांपल्स के बारे में। पहला आपका है कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक से सिंपली नाम से ही पता चलता है कि कमर्शियल बैंक्स फुलफिल द कमर्शियल पर्पस। जनरली इट refers to a bank or division of banks that mostly deals with deposits and loans from corporations or large business। तो बैंक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। तो कमर्शियल बैंक जनरली कमर्शियल पर्पस के लिए लोन लेती है कॉर्पोरेट से और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इसके अलावा these banks accept loan deposit from the public for the purpose of lending और इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हर एक बैंक का जनरली कमर्शियल बैंक का जो काम है वो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और फिर लोगों को लोन देना। तो these banks accept deposit from the public, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन्हें लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए लगाती है या फिर लोगों को लोन पे ब्याज पे, पर्टिकुलर ब्याज पे एक लोन प्रोवाइड कराती है। Commercial banks provide financial services to business including credit,
डेबिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट एंड लोन्स। तो आपको आप जानते हैं कि यदि इफ यू आर कस्टमर ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, यू मस्ट हैव नोन अबाउट ऑल द टर्म्स। आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, लॉकर फैसिलिटी मिलती है, इसके अलावा बैंक अकाउंट आपका रहता है। एक कस्टमर, कोई बैंक का, कोई व्यक्ति किसी बैंक का कस्टमर कब हो सकता है? या तो उस व्यक्ति का अकाउंट हो, या उस व्यक्ति ने लोन लिया हो बैंक से, या फिर वो लॉकर का यूज कर रहा हो बैंक के। तो बैंक से जुड़े रहने के कारण ही उसे बैंक का कस्टमर बोला जाता है। आपको किसी ना किसी तरीके से बैंक से जुड़ा रहना है, देन यू आर द कस्टमर ऑफ ए बैंक। सो आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी, अकाउंट फैसिलिटी और बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। सो दिस फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? तो पहला टाइप है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरआरबी। अब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी क्या है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट शेयर होल्ड जो होगा वो 50% से ज्यादा होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार का शेयर होल्ड 50% से ज्यादा होगा। ऐसे बैंक्स जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक 50 और मोर देन 50% है, इसका मतलब है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली आप जानते हैं पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इस टाइप से बहुत सारे बैंक। तो जिन बैंक्स में सरकार का शेयर मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा है, तो ऐसे बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दीज पर्टिकुलर बैंक्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आरआरबी के तहत, आरबीआई के तहत इनका रूल्स और रेगुलेशंस को इनको फॉलो करना पड़ेगा, जो आरबीआई ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। लेकिन ये मैनेज किए जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा, जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि उन्हें लाइसेंस आरबीआई देती है, प्रोटोकॉल्स भी उसको वही फॉलो करना होता है। लेकिन ये इनमें सरकार का शेयर 50% या फिर सरकार का शेयर नेग्लिजिबल होता है, तो ऐसे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, मान लो कि भारत का कोई बैंक है और उसकी विदेश में कोई शाखा है। मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, और उसकी विदेश में कोई शाखा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उस कंट्री में उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन बैंक। तो ऑब्वियसली फॉरेन बैंक ऐसे बैंक है जिसका कि जो मूल स्थान है, जो रूट ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो कहीं ना कहीं किसी अदर कंट्री में है, और उसके अदर ब्रांचेज हमारी कंट्री में है, तो हमारी कंट्री में उस बैंक को क्या बोलेंगे? फॉरेन बैंक। तो किसी दूसरे देश का बैंक जिसका कि ब्रांच हमारे देश में है, ऐसे बैंक्स को बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। तो आपको फॉरेन बैंक का एग्जांपल है एचएसबीसी, ये आपके फॉरेन बैंक का एग्जांपल। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वो भी फॉरेन बैंक है आपका। प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या एग्जांपल हो सकता है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आता है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या है? आप जानते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में आरआरबी एक्ट 1975 के तहत आरआरबीज को लॉन्च किया गया, मतलब रूरल रीजनल बैंक्स खोले गए। तो रूरल रीजनल बैंक के बारे में डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ बैंक में हमने देखा कि कमर्शियल बैंक आपका पहला बैंक था। कमर्शियल बैंक 3-4 टाइप के हो सकते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसे बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होता है। तो जैसे कि आपका बाकी जैसे बैंक्स हैं, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी जो भी आपके नेशनलाइज बैंक है, यदि आप बैंक का फॉर्म यदि फिलअप करते होंगे तो आपको बैंक के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो उस जो सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस पहले डालना है। आप देखेंगे उस प्रेफरेंस में सारे बैंक नेशनलाइज बैंक्स हैं। इन बैंकों में सरकार का जो शेयर है वो 50% से ज्यादा है, तो ऐसे बैंक को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक जो कि प्राइवेट फर्म्स के द्वारा ऑन किए जाते हैं, जिनका हक जो है, मालिकाना हक, वो प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है और वो मैनेज उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना होगा आरबीआई के द्वारा, क्योंकि लाइसेंस उन्हें आरबीआई देती है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और भी बैंक्स हैं। इसके अलावा मैंने बताया था फॉरेन बैंक्स के बारे में। तो ऐसे बैंक्स जो जिनका मेन ब्रांच बाहर है बट उनका और कोई ब्रांच इंडिया में भी लोकेटेड है, जैसे कि हमारे यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि किसी बाहर की कंट्री में अपना ब्रांच लोकेट करेगा तो वहां उसे फॉरेन बैंक बोला जाएगा।
उस टाइप से, जैसे मैंने बोला HSBC आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे फॉरेन बैंक है जिनका मेन ब्रांच जो किसी और कंट्री के बैंक है और उनका ब्रांच इंडिया में भी है। और अगला मैंने बताया था RRB, रीजनल रूरल बैंक। सो RRB थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके इसलिए क्योंकि ये आपको IBPS का जो एग्जाम होता है वो RRB अलग से कंडक्ट करता है, RRB के लिए एग्जाम्स, IBPS, RRB PO एंड RRB क्लर्क। सो सिंपली RRB PO और क्लर्क में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको RRB के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए होगी ताकि आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो RRB सिंपली RRB एक्ट 1975 के तहत इसको लाया गया, रीजनल रूरल बैंक्स को। और ये सिंपली क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं लो कम इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को, सैलरीड पीपल जिनको की सैलरी मिलती है मंथली और उन्हें भी कभी कभी जरूरत होती है पैसे की। और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ग्रामीण लेवल पे, बहुत छोटे छोटे घरेलू उत्पाद बनाने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है रीजनल रूरल बैंक। और ये आपको ये सिंपली याद रखने वाला पॉइंट है, RRB एक्ट 1975 में ये RRB इंप्लीमेंट हुआ था। तो दिस बैंक्स आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, इसके साथ एक स्पॉन्सर बैंक जुड़ा होगा कोई ना कोई, और स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ होगी। RRB स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, बिहार ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक, हर एक स्टेट में कोई ना कोई ग्रामीण बैंक है और जिसको कि वहां की स्टेट और कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक उसे मैनेज करता है। जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक ये मुरादाबाद यूपी में, सतलज ग्रामीण बैंक। तो इस टाइप से बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं जिसको कि बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं अगला टाइप पे, दीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, सहयोगी, जो एक दूसरे के सहयोग से बने। कोऑपरेटिव बैंक्स में कोऑपरेशन मतलब जनरली सहयोग, हेल्प। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में मैंने लिखा दीज आर कंट्रोल्स ओन्ड एंड मैनेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो समाज है एक दूसरे के हेल्प से, जो लोअर लेवल पे, हालांकि ये गवर्नमेंट से भी इसे फंड मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे प्रोवाइड कराती है फंड। तो यहाँ पे मैंने बोला कंट्रोल ओन्ड एंड मैनेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स का निर्माण हुआ। These banks are located in the urban and rural areas। अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में इनका एग्जिस्टेंस है। और ये फिनेंस किसे प्रोवाइड कराती है? किसानों को और जिनका जो वेतनभोगी लोग हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कम इंटरेस्ट रेट पे ये प्रोवाइड कराती है। और इसके क्या टाइप्स हो सकते हैं देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक किस टाइप्स के हो सकते हैं? कोऑपरेटिव बैंक आप देखते होंगे ग्रामीण लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिले लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो ये तीन टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड जनरली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तीन टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो अगले सेशन में उसे देखते हैं किस इसके टाइप्स को। तो दोस्तों हम कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात कर रहे थे। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट गवर्नमेंट से और स्पॉन्सर बैंक के सहयोग से चलाई जाती है। तो यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव बैंक्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देयर आर थ्री टाइप्स गिवन हियर। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दीज आर आल्सो कॉल्ड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। नाउ व्हाट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक? सेकंड इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड इज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो देखते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या होता है? यदि बोला जाए ये ट्रायंगल इसका एपेक्स एंगल कौन सा है? तो ये एपेक्स एंगल होगा। यदि एबीसी एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल। एपेक्स मतलब शीर्ष, जो हाइटेड, शीर्ष का स्थान। तो एपेक्स मतलब शीर्ष। तो यहाँ पे एपेक्स शीर्ष सहकारी बैंक या फिर राजकीय सहकारी बैंक। तो ये जनरली these banks are present in all the states of the country and throughout the states। सारे स्टेट्स में कोई ना कोई एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक होता है। और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ही वो बैंक होता है जो बाकी आगे फंड को ट्रांसफर करता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये जो फंड का ट्रांसफर होता है ये एपेक्स टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। और इसे कहां से फंड मिलता है? आरबीआई से। वाई? बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक इन आवर कंट्री।
सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या काम करती है, फंड आरबीआई से लेती है और बाकी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उनको फंड प्रोवाइड कराती है। तो इसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर एपेक्स कोऑपरेटिव, शीर्ष सहकारी बैंक। सेकेंड इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल मतलब इन बिटवीन स्टेट एंड प्राइमरी, जो हायर लेवल का बैंक और लोअर लेवल का बैंक है उसके बीच का, नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला सहकारी बैंक। तो हर एक जिले में ये सहकारी बैंक होता है और आपको यदि किसी जिले का किसी जिला सहकारी बैंक का मेंबर बनना है आपको उस जिले का निवासी होना चाहिए। मींस इफ यू आर लोकलाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यू कैन बी ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित होते हैं, लोकेटेड होते हैं और आप उसका मेंबर तभी बन सकते हैं जब आप उस जिले के निवासी हैं। और ये क्या काम करती है, लिंक का काम करती है, प्राइमरी स्टेट और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के बीच लिंक का काम कर रही है, क्योंकि ये यहां से फंड लेके इसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, सो इट इज लाइक ए लिंक बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सहकारी बैंक। तो प्राथमिक सहकारी बैंक ये these banks are formed in small localities like small town and villages and operated by any known person of that area। तो यहाँ पे बोला गया दिस बैंक्स आर फ्रॉम स्मॉल लोकेलिटी, छोटे छोटे लोकेलिटीज में ये बैंक बनाए जाते हैं, जैसे कि गांव ग्रामीण लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे ऐसे सहकारी बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग से। तो वहां पे कुछ लोगों का फॉर्म किया जाता है जिनमें से कि किसी एक को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, या तो वहां का कोई रिनोन पर्सन होगा जैसे मुखिया वगैरह या पंचायत का कोई प्रमुख वगैरह। तो ऐसे पर्सन जो कि एक नोन पर्सन है, क्योंकि ऐसे पर्सन को बनाने से फ्रॉड का जो चांस होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन को वहां का प्रमुख बनाया जाता है जो थोड़ा सा रिनोन हो उस एरिया में। और स्मॉल लोकेलिटीज, छोटे छोटे लोकेलिटीज में सहकारी प्राथमिक लेवल पे सहकारी बैंक बनाए जाते हैं और इनको फंड मिलता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। सो द सीरीज गोज लाइक दिस, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक और इसके बीच फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और वहां से फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग फंक्शनैलिटी। बैंकिंग के कार्य प्रणाली के आधार पे बैंकिंग को जिस टाइप से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं उनकी फंक्शनैलिटी के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया है बैंकिंग को। सो फर्स्ट इज यूनिट बैंकिंग। एक्टिविटी ऑफ द बैंक इज लिमिटेड ओनली टू इट्स हेड ऑफिस और मेन ऑफिस। यूनिट सिंपली मीन्स एक इकाई, सिंपल सिंगल ब्रांच। तो यूनिट बैंकिंग में आपके बैंक का सिर्फ एक ही ब्रांच होगा और उसी से सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी। यानी कि एक सिंगल हेड ऑफिस से यदि सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया जाए, बैंकिंग के जितने भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर लिया जाए, तो ऐसे बैंकिंग को बोलते हैं यूनिट बैंकिंग। ऐसे बैंकिंग का चलन जनरली विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए, यूके में यूनिट बैंकिंग के अपोजिट जो बैंकिंग है वो है ब्रांच बैंकिंग, जो हमारे कंट्री में फेमस है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग? तो यूनिट बैंकिंग में एक सिंगल हेड ऑफिस जो होता है या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही काम चल जाता है बैंकों का, और ब्रांच बैंकिंग में एक से अधिक शाखाएं खोलनी पड़ती है। एक से अधिक शाखाएं क्यों? क्योंकि एक शाखा से आप किसी पर्टिकुलर काम को, आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हैं, आपके ऑपरेशन जो आपके कार्य जो है वो एक ब्रांच से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आप हमारी कंट्री में देखो तो बहुत सारे ब्रांचेज हर एक बैंक के, चूंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं और बैंकिंग की से रिलेटेड जितनी भी कार्य प्रणाली है वो जनरली आपको ब्रांच में जाके करना पड़ता है। विदेशों में जनरली क्या होता है कि आपके पास एक ब्रांच है, सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा यूज करते हैं। हमारे कंट्री में थोड़ा सा लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग इंटरनेट से अवेयर नहीं है, हमारे पास इंटरनेट की स्पीड का अभाव है, तो लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसके इन सब बेसिस पे ब्रांच बहुत ज्यादा आपको खोलने पड़ते हैं। आपको जो हार्ड वर्क है वो लाइन में लगना और सारा काम जो है डायरेक्टली जाके ब्रांच से कराना, ये सारे कार्य ब्रांच बैंकिंग में होता है। और यूनिट बैंकिंग में क्या होता है, आपके एक हेड ऑफिस से सारा काम
जितना भी आपको अकाउंट वगैरह से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो वहां पे होगा, और आपकी जो फंक्शनलिटी है, जो ऑपरेशंस है, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया गया, जो कि हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया गया, तो आप ई बैंकिंग के थ्रू डायरेक्टली घर बैठे 24/7 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज दी गई है, एटीएम फैसिलिटीज दी गई है। तो यूनिट बैंकिंग में सिर्फ एक बैंक या एक ब्रांच पर्टिकुलर सारे ऑपरेशंस का अपडेट रखता है, और ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, देयर आर मेनी अदर ब्रांचेज इन ऑपरेशन along with the मेन ब्रांच। मेन ब्रांच के अलावा भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को डील करना होता है। अगेन थर्ड इज लीड बैंकिंग। वन बैंक ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इज अनाउंस्ड लीड बैंक। इट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लीड बैंक मींस, लीड मींस लीडर, द हु लीड्स। तो जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बैंक होता है जो बाकी बैंकों को फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, एसेट्स, लिक्विडिटी वगैरह जो भी है, उसे लीड बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बाकी बैंक को रूल करता है। एक लीडर टाइप से एक बैंक होता है, उसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक बैंक अनाउंस कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड लीड बैंक, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी